तो मैंने अब आपको इस वीडियो में सिर्फ प्रैक्टिस करानी है इंसिडेंस और प्रेवलेंस की। उसके बाद हमारा ये चैप्टर फाइनली इसकी कैलकुलेशंस जो है वो खत्म हो जाएंगी। इंसिडेंस की बात करें तो इंसिडेंस क्या बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि इंसिडेंस में न्यू केसेस को डिवाइड करना होता है पॉपुलेशन एट रिस्क से। अब उसने कहा कि 60,000 की पॉपुलेशन थी, उनमें से 250 केसेस जो थे वो पहले से मौजूद थे और 50 केसेस न्यू आए इस ईयर में। तो हमें इंसिडेंस भी बताया और प्रीवियस भी बताया। आगे उसने कहा कि 20 पेशेंट जो थे उनकी डेथ हो गई और 40 जो थे वो ठीक हो गए थे। अब आपने जब इंसिडेंस फाइंड करनी है ना, पहले हम इंसिडेंस फाइंड कर लेते हैं। इंसिडेंस फाइंड करनी है ना, तो अब यहाँ पे कहीं भी उसने इम्यूनाइज का नहीं बताया। इसका मतलब है 60,000 में से 60,000 जो थे वो पॉपुलेशन एट रिस्क थी। तो इंसिडेंस में आप क्या करोगे, आप इंसिडेंस, ओहो मैं क्या कर रही हूँ, इधर आप पुट करोगे इंसिडेंस की जगह आप क्या पुट करोगे 50 जो न्यू केसेस हैं। इंसिडेंस में सिर्फ न्यू केसेस दिखने होते हैं, सो ये आसान है। और नीचे आपकी आ जाएगी टोटल पॉपुलेशन 60,000। अब इसको आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है, ये आपको आ जाएगा इंसिडेंस और मल्टीप्लाई आप कर दोगे इसको, एक मिनट, 1000 से मल्टीप्लाई हम इसको कर देंगे 1000 से, ठीक है। तो ये देखें इंसिडेंस में आपको क्या बताया था कि इंसिडेंस न्यू केसेस और पॉपुलेशन और 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये 1000 मल्टीप्लायर याद रखना है। इंसिडेंस में 1000 होता है मल्टीप्लाई और प्रिविलेंस में 100 होता है। इस चीज को याद रखना है। प्रीविलेंस की बात करें तो प्रीविलेंस में अब क्या आना है, करंट केसेस। करंट केसेस में अब हमने देखना है कि इस वक्त कितने केसेस हैं। इस वक्त जो है 250 पहले से मौजूद थे तो 250 तो ऐड करना पड़ेगा। 50 न्यू केसेस आए थे तो 50 भी ऐड करना पड़ेगा। ये दोनों तो हो गए ना जो हमने देखा कि न्यू केसेस और ओल्ड केसेस। लेकिन अब उसमें उसने कहा, उसने बताया कि 20 की डेथ हो गई थी, तो इसमें से आपको 20 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, आपको 20 जो है वो माइनस करना पड़ेगा। और साथ उसने बताया कि 20 की डेथ हो गई थी लेकिन 40 ठीक हो गए थे, तो आपको 40 इसमें भी माइनस करना, यानी 60 टोटल आपको माइनस करना पड़ेगा 300 में से। तो आपके पास आएगा 240 आपका न्यूमिरेटर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने फाइंड करना होता है। तो 240 आपका न्यूमिरेटर होगा और डिवाइड आपने कर देना है 60,000 से, तो ये आपके पास हो गए आपका प्रीविलेंस। इस तरह से इंसिडेंस और प्रीविलेंस फाइंड हो जाएंगे। अब कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं अटैक रेट और सेकेंडरी अटैक रेट की भी। चलें जी, यहाँ से हम प्रैक्टिस करेंगे अटैक रेट और सेकेंडरी अटैक रेट की। अब वो कह रहा है कि 9 पीपल फैमिली में थे, 2 जो थे वो इम्यूनाइज थे मीजल्स के लिए, और उसके बाद जो है अब प्राइमरी केस, अब एक उनके पास उनकी फैमिली में केस आ गया मीजल का, तो डाटा आप नोट करते जाएं। एक केस है इस वक्त, ठीक है, जिसको मीजल्स है, एक केस है। उसके बाद 2 लोग जो है ये इम्यूनाइज्ड हैं, ये भी हमने नोट कर लिया। विद इन अ शॉर्ट टाइम 3 सेकेंडरी केसेस, अब 3 लोग जो है उनको मीजल्स हो गया, मतलब केस एक था लेकिन सेकेंडरी केस 3 आ गए। सेकेंडरी अटैक रेट बताएं। तो डाटा हमारे पास क्या है, डाटा हम यहाँ पे लिखते हैं। हमारे पास जो केसेस थे वो कितने हैं, केसेस उसने कहा कि आपके पास जो थे एक एक केस था। इम्यूनाइज्ड कितने हैं, यानी कि जो कि बचे हुए हैं, जो पॉपुलेशन एट रिस्क में नहीं आते, 2 हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर लिखते हैं कि टोटल फैमिली मेंबर्स कितने थे, तो टोटल थे आपके पास 9। तो 9 में से इन 3 को माइनस कर देंगे ना, क्योंकि 2 को पहले से, एक को पहले से डिजीज है, 2 लोग इम्यूनाइज हैं, तो आपके पास जो पॉपुलेशन एट रिस्क बचती है ना, जो फैमिली मेंबर एट रिस्क बचते हैं वो बचते हैं 6। अब ये 6 फैमिली मेंबर हैं जिनको डिजीज हो सकती है। इन 6 में से कितनों को हुई है, 3 को। तो सेकेंडरी अटैक रेट कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंडरी अटैक रेट फाइंड करेंगे 3 जिनको डिजीज हुई है, और इसको डिवाइड कर देंगे 6 से जो कि एट रिस्क थे, 3/6, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इस तरह से आपके पास सेकेंडरी अटैक रेट आता है, ठीक है। ये आसान है फाइंड करना, बस ये याद रखना है कि इम्यूनाइज्ड को और केस को कभी भी ऐड नहीं करते सेकेंडरी अटैक रेट में, ठीक है। तो 3/6 इंटू 100 आपका आंसर आ जाएगा सिंपली। उसके बाद वो कह रहा है 20 पीपल टुक फूड इन अ रेस्टोरेंट, आफ्टर अ फ्यू आवर 10 गोट एन अटैक ऑफ फूड पॉइजनिंग, द अटैक रेट। अब मैंने कहा था अटैक रेट हम हमेशा जब बहुत सडन इन ऑनसेट कोई डिजीज है ना, कोई एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज हो, जिस तरह से यहाँ पे फूड पॉइजनिंग है, तो तब आप अटैक रेट फाइंड करते हो। अब कितने लोगों को, अब 20 पीपल मतलब 20 लोगों ने खाना खाया था, उनमें से डिजीज कितने लोगों को हुई है, 10 लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है। तो सिंपली अटैक रेट क्या होगा, 10/20 इंटू 100, ये आपके पास अटैक रेट आ जाएगा, ठीक है। ये ज्यादा आसान है, अटैक रेट फाइंड करना तो आसान है, लेकिन जो सेकेंडरी अटैक रेट है ना, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि केस को भी माइनस करना होता है और जो लोग इम्यूनाइज है उनको भी माइनस करना होता है। असल में जो कैलकुलेशन आनी होती है ना कम्युनिटी मेडिसिन की, इसमें उन्होंने आपका मैथ का नॉलेज नहीं असेस करना होता, क्योंकि उनको आपके मैथ के नॉलेज से लेना देना नहीं है। उन्होंने ये देखना होता है आपके पास नॉलेज वैसे कितना, आपको डेफिनेशंस किस हद तक याद है, आपको फार्मूलाज कितने याद है, ठीक है, आपको इनका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो इसीलिए कैलकुलेशन करनी तो इंतहाई आसान होती है। अब 10 को 20 से डिवाइड करना बहुत आसान है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि 10 को 20 से डिवाइड करना है, ठीक है, ये चीज मैटर करती है। नेक्स्ट पूछ रहे कि एपिडेमिक थी मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस की, उसमें से 1000 जो प्रिजनर्स थे उनमें से 100 को ये डिजीज हो गई जेल में, ठीक है। एक एपिडेमिक आ गई, उनमें से 1000 जो लोग थे, टोटल 1000 थे, लेकिन 100 को डिजीज हुई, और उनमें से
10 की डेथ होगी, तो केस फर्टेलिटी रेट, अब केस फर्टेलिटी रेट एक प्रीवियस हमारा नॉलेज है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था या शायद उससे भी पहले देखा था। तो केस फर्टेलिटी रेट क्या होता था कि डिजीज टोटल कितनों को हुई, उसमें से हम ये देखते थे कि डेथ कितनों की हुई। अब 10 लोग जो थे उनकी डेथ हो गई डिजीज के बाद, लेकिन डिजीज 10 को नहीं हुई थी, डिजीज हुई थी 100 को। तो 10/100 ये आपको बताएगा कि आपका केस फर्टिलिटी रेट क्या, और आप 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 10, ठीक है 10%, 100 तो 100 से कट जाएगा ना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आपके पास 10% आपका केस फर्टिलिटी रेट है। तो ये कितना आसान है, सिर्फ आपने ये देखा कि टोटल डिजीज कितनों को हुई थी, उनमें से डेथ। अगर हम यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि मुझे सर्वाइवल रेट भी इसका फाइंड करके दें, तो सर्वाइवल रेट आप कैसे फाइंड करोगे? सर्वाइवल रेट में ऊपर क्या रखना था, जो लोग सर्वाइव कर जाते हैं। तो सर्वाइव यहाँ पे लेट्स सपोज 90 लोग जो थे वो सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, सर्वाइव कर गए डेथ से, डिजीज से, और 100 को डिजीज हुई, तो 90/100 इसका, और 100 से मल्टीप्लाई करके 90% सर्वाइवल रेट है और 10% जो है वो केस फर्टेलिटी रेट है। ये वाला भी एमसीक्यू ऐड किया था, ये इसलिए ऐड किया था ताकि हमें वो जो केस कंट्रोल स्टडी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ऑड्स रेशो, उसने सारा 2/2 टेबल बना के दे दिया, बिकॉज एमसीक्यू में आपको टेबल बनाने का तो नहीं कहेगा ना, टेबल उसने ऑलरेडी बना के दे दिया। उसने कहा मुझे ऑड रेशो फाइंड कर, तो ऑड रेशो में सिर्फ क्रॉस याद रखना था, तो 22 into 10 और 55 into 2, यानी ऑड रेशो में क्या करते थे, AD/BC करना था। तो चलिए हम इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। तो AD/BC यानी 22, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 10 से, तो 22 into 10 तो 220 आ गया, ठीक है, ऊपर हमारा आ जाएगा अब 220। इसको डिवाइड किसके साथ करना है, 55 into 2 तो 110, तो 220 को आपने डिवाइड करना है 110, तो आपके पास 2 आंसर आता है। तो ऑड्स रेशियो के आगे 2, मतलब इतनी आसान है, सिर्फ AD/BC हमने किया और हमने ऑड्स रेशियो फाइंड कर ली, ठीक है। उसके बाद अब वो कह रहा है कि रिलेटिव रिस्क, अब जाहिर बात है ये टेबल को हार्ड स्टडी का होगा, इसलिए आपको रिलेटिव रिस्क फाइंड करने का कह रहा है। तो रिलेटिव रिस्क कैसे फाइंड करते थे कि इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड, उसको डिवाइड करते थे इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज। तो पहले हमें यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा इंसिडेंस अमंग एक्सपोज। तो मुझे सोचकर बताया जरा, इंसिडेंस अमंग एक्सपोज का क्या फार्मूला था, A/A प्लस B, ठीक है, ये था फार्मूला इंसिडेंस अमंग एक्सपोज का, और C प्लस D ये फार्मूला था इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज का। अब A/A प्लस B यानी इंसिडेंस अमंग एक्सपोज, A इसमें से कौन सा था, 80, तो 80 लोग जो थे ये एक्सपोज भी थे और इनको डिजीज भी हुई। 80 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ, 80 प्लस, अब 920 वो वाले लोग हैं जो एक्सपोज तो हुए लेकिन इनको डिजीज नहीं हुई, लेकिन ये एक्सपोज में तो आते हैं ना, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 80 प्लस 920, ठीक है। इस तरह से आपका इंसिडेंस अमंग एक्सपोज आएगा। और अगर यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करूँ तो C में ABC, C में क्या आएगा 4, और इसको डिवाइड करना है 4 प्लस 996, ठीक है, समझ आ गई आपको। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलें जी, 920 प्लस 80 कितना बन जाता है, 1000 ही बन जाता है ना, तो 80 को डिवाइड करना है 1000 से, तो आपके पास क्या आंसर आया, 0.08। तो यहाँ पे लिखते हैं 0.08, ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास। अब दूसरी फाइंड कर लेते हैं C/C प्लस D वाली। तो ये 996 और 4, ये भी तो 1000 ही बन रहा है ना, तो 4 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 0.004, ठीक है, इसको मैंने 2 दफ़ा पॉइंट डाल दिए, तो यहाँ पर आ रहा है 0.004, ठीक है। अब आप 0.08 को 0.004 पे डिवाइड करोगे, तो 0.08, इसको डिवाइड करना है 0.004 से, तो 20। आपके पास रिलेटिव रिस्क क्या आ रहा है, 20। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा क्योंकि यहाँ पर टाइप करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम पेपर में करे होंगे तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं कि A/A प्लस B इंसिडेंस अमंग एक्सपोज, C/C प्लस D इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज, दोनों को फिर एंड पे जो आंसर है उनको डिवाइड कर दो तो आप रिलेटिव रिस्क फाइंड कर सकते हो। तो ऑड्स रेशियो किसमें फाइंड करनी है, केस कंट्रोल में। रिलेटिव रिस्क किसमें फाइंड करना है, कोहार्ट में। कोहार्ट में क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर से डिजीज की तरफ जाते हैं। केस कंट्रोल में क्या करते हैं, डिजीज से रिस्क फैक्टर की तरफ जाते हैं। सेकेंडरी अटैक रेट में क्या करना है, इम्यूनाइज्ड को माइनस करना है, केस को माइनस करना है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डेमोग्राफी स्टार्ट करते हैं, उसके कैलकुलेशंस देखते हैं।